हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि हमारा 24 जनवरी 2023 को हुआ था। इसके पहले मैंने इसके सारे प्रीवियस ईयर बना रखे हैं, ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड अज्यूम्स। ऑप्शन ए है कि विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। ऑप्शन बी है वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना। ऑप्शन सी है आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना। ऑप्शन डी है पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति जो क्रांतिक अवधि के संप्रत्याय की अवधारणा है। क्रांतिक अवधि क्या होती है? सभी व्यक्तियों के लिए सीखने की एक महत्वपूर्ण समय अवधि होती है कि महत्वपूर्ण अवधि आमतौर पर लगभग 2 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती है। अच्छा, क्रांतिक अवधि जो होती है वो सभी व्यक्तियों में सीखने की अवधि होती है, वो होती है जो कि 2 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को इस अवधि के दौरान सही पर्यावरणीय प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो नए कौशल सीखने की उनकी क्षमता कमजोर हो जाएगी, जिससे बाद के जीवन में बहुत से कम सामाजिक कार्य प्रभावित होंगे। और होता क्या है, अगर कोई बच्चा होता है वो इस एज में बहुत अच्छे से सीख नहीं पाता है तो बाद में उसके जो होता है वो ये जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। ठीक है, उससे जो सामाजिक कार्य होते हैं वो प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? पहला है कि केवल स्वाभाविक विकास निर्धारित करता है। दूसरा है पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। तीसरा है विकास हमेशा निरंतर होता है। और ऑप्शन डी है विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पालन पोषण जो होता है वो विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी इस दृष्टिकोण को मानते हैं कि जो पालन पोषण होता है वो विकास को प्रभावित करता है। बच्चों के विकास के अधिकांश पहलुओं पर बच्चों और माता पिता का अपमानजनक व्यवहार, जैसे शारीरिक हिंसा, चीखना चिल्लाना, हिंसक धमकियाँ, ये बाल दुर्व्यवहार बच्चों के विकास को अत्यधिक प्रभावित करता है। होता है क्या है कि बच्चे बचपन से ही जो माता पिता होते हैं वो चिल्लाते हैं, उनका गलत व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, तो उनका विकास जो होता है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि ये हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे नंबर का कि बहुत छोटे बालकों के लिए डे समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। ऑप्शन ए है मुद्रक संचार। ऑप्शन बी है धार्मिक संस्था। ऑप्शन सी है विद्यालय। ऑप्शन डी है तत्कालीन परिवार। सही आंसर हो जाएगा हमारा तत्कालीन परिवार। बहुत छोटे बालक होते हैं, इनके लिए जो तत्कालीन परिवार होता है वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होता है। ठीक है, विद्यालय जो होता है वो द्वितीयक संस्था होता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बहुत छोटे बालक होते हैं उनके लिए जो तत्कालीन परिवार है वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, जबकि जो मुद्रक संचार, धार्मिक संस्था और विद्यालय जो है वो समाजीकरण की द्वितीय संस्था है। ठीक है, समाजीकरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होती है इसकी प्राथमिक संस्था और एक होती है द्वितीय संस्था। प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? परिवार, हमारी फैमिली, हमारा आस पड़ोस, हमारे मित्र समूह और हमारी क्रीड़ा समूह, यानी जिसमें प्लेइंग में खेलते हैं बच्चों के साथ, वहाँ ये सब प्राथमिक समाजीकरण के संस्थाएं हैं। जबकि द्वितीय क्या होती हैं? विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया, पत्र पत्रिकाएं और जो किताबें होती हैं ये सब हमारी समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है उन्नत आयोजक। ऑप्शन बी है संहिता। ऑप्शन सी है उपकरण और ऑप्शन डी है स्कीम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कीम है। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बना रखा है, ना देखा हो तो देख लीजिए। जीन पियाजे से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट्स देखा कीजिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और जो घटनाएं होती हैं उनको मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है। और ये क्या कहलाती है? ये हमारा स्कीमा जो है वो कहलाती है। स्कीमा क्या होती है? बच्चों के अंतःकरण में मानसिक जमा चीज़ों का उपयोग करके किसी
किसी वस्तु के प्रति जो धारणा विकसित करता है वो ही हमारा जो स्कीमा है वो कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं? पहला है कि उत्तर पारंपरिक, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी है मूरत संक्रियात्मक, ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, हमारी व्याख्या कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण पर ज्यादातर बच्चे होते हैं वो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता जो कठिनाई होती है वो महसूस करते हैं। और जीन पियाजे ने संज्ञान विकास के कितने चरण दिए हैं? 4। कौन कौन से? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूरत संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक यानी कि अमूरत संक्रियात्मक अवस्था। पहला जन्म से 2 वर्ष, दूसरा 2 से 7 वर्ष, तीसरा 7 से 11 वर्ष, चौथा 11 वर्ष से अधिक का है। पहले में वस्तु स्थायित्व विकसित करता है और इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से संसार को देखता है। पहली अवस्था होती है संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो वस्तु स्थायित्व को विकसित कर लेता है और इंद्रियां और क्रियाएं होती है उनके माध्यम से जो संसार है इसको देखता है। दूसरा हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है कि प्रतीकात्मक सोच जो होती है वो विकसित हो जाती है। सोच जो होती है वो यहाँ पर केंद्रित होती है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, तीसरा है मूरत संक्रियात्मक जो 7 से 11 वर्ष तक होता है। इसमें जो मूरत घटनाएं होती है उनके बारे में जो तार्किक रूप से बच्चा सोचने प्रारंभ कर देता है, संख्या, द्रव्यमान और वचन में भी अंतर सीख लेता है। ठीक है, चौथा हमारा औपचारिक अमूरत संक्रियात्मक है, 11 वर्ष उससे अधिक होता है। इसमें परिकल्पनात्मक या समालोचनात्मक चिंतन आरंभ कर देता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डैश का उत्पाद है। लेव वाइगोत्स्की सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डैश। ऑप्शन ए है अनुवांशिक स्वभाव, ऑप्शन बी है केवल अवलोकन और अनुकरण, तीसरा है सामाजिक संपर्कता और चौथा है अस्मिता निर्माण। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोशल इंटरेक्शंस यानी कि सामाजिक संपर्कता। हमारी व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संपर्कता का उत्पाद है और लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो बालक होते हैं वो ज्ञान को अर्जित करते हैं और बालक की सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही बच्चों का संज्ञानात्मक, शारीरिक और जो सामाजिक होता है वो विकास होता है। अतः बालकों के सर्वांगीण विकास में समाज, संस्कृति और भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान इनका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है। ऑप्शन ए है जीरोम ब्रूनर, ऑप्शन बी है डेविड आशुवेल, ऑप्शन सी है जीन पियाजे और ऑप्शन डी है लेव वाइगोत्स्की। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि जो मानव की गतिविधियां होती हैं वो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है उससे विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्य से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है। लेव वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक के सोच और व्यवहार में लगातार बदलाव करती है। तो लेव वाइगोत्स्की जो होते हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए। ठीक है, उनके द्वारा जो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही बालक का सोच और जो व्यवहार होता है उसमें बदलाव आता है जो कि एक संस्कृति से दूसरे में भी भिन्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? ऑप्शन ए है पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन बी है परंपरागत स्तर, ऑप्शन सी है उत्तर परंपरागत स्तर और ऑप्शन डी है औपचारिक परंपरागत स्तर। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चों का नैतिक तर्क यानी दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर पूर्व परंपरागत स्तर है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क यानी दंड से बचने हेतु जो आज्ञाकारी है उस पर आधारित है। कोहलबर्ग के सिद्धांत को 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया गया है। नैतिक विकास के स्तर पर 2 चरण होते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर 4 से
10 वर्ष होता है, इसमें आज्ञाकारिता सजा और आत्म अभिरुचि और प्रतिपूल अभिमुखता आती है। दूसरा हमारा होता है पारंपरिक स्तर, ये 10 से 13 वर्ष तक होता है, इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना होता है। और तीसरा होता है उत्तर परंपरागत स्तर, जो 13 से 16 वर्ष होता है, इसमें सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार और सार्वभौमिक सिद्धांत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है। ऑप्शन ए है कि बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना। दूसरा है कि अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना। तीसरा है कि अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना। और चौथा है कि ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। तो कितना अच्छा हमें आंसर मिल गया, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसी अवधारणाएं आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की जो अवधारणाएं हैं उनको चुनौती मिले। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक संरचनावादी अध्यापक जो होते हैं उनका तात्पर्य ये होता है कि वे ऐसी गतिविधियां आयोजित करें जिससे जो विद्यार्थी हैं उनकी अवधारणाओं को चुनौती मिले। और संरचनावादी अध्यापक की विशेषताएं क्या होती हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके समकालीन मुद्दे हैं उन पर चर्चा करें और वाद विवाद करने के लिए उन्हें कहें। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करें। बच्चे स्वयं करके लर्निंग बाय डूइंग करें। ठीक है, उससे सीखें। शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय भूमिका निभाएं और छात्र और अध्यापक के परस्पर अंतःक्रिया करके अर्थपूर्ण अधिगम कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे 10वें नंबर का कि हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि को शामिल नहीं किया है। पहला है प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन बी है स्थानीय बुद्धि, तीसरा है बोधन बुद्धि और चौथा है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोधन बुद्धि को उसने शामिल नहीं किया है। ठीक है, बाकी सारी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने शामिल की है। हमारी व्याख्या कह रही है कि हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में बोधन बुद्धि को शामिल नहीं किया है। मतलब जिन्होंने अपनी बुद्धि प्रकार की दी है उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, इसमें उन्होंने बोधन बुद्धि को शामिल नहीं किया है। ठीक है, कई लोग कहते हैं इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि दी है, कई कहते हैं 8 प्रकार की बुद्धि की है, कहते हैं 10 प्रकार की। लेकिन हमारी जो NCERT है वो 8 प्रकार की मानती है, तो आपको 8 प्रकार को ही मानना है। ठीक है, पहली है हमारी भाषाई बुद्धि, दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी है सांगीतिक बुद्धि, चौथी है दैहिक क्रियात्मक बुद्धि, पांचवी है स्थानिक बुद्धि, छठी है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, सातवीं है अंतराव्यक्तित्व बुद्धि और 8वीं हमारी है प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, 8 प्रकार की हमारी बुद्धि है, इसके बाद कोई और प्रकार की बुद्धि उसको हमारे हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ये हमारा अभिकथन और तर्क वाला है। तो हमारा अभिकथन ये है कि जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा है तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा सही बिल्कुल है। हमारा तर्क है कि मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या को हल ढूंढने में मदद करना है। ठीक है, तो इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है। तो पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम आई है और जो विद्यार्थी उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे तो जो हमारी टीचर है उन्हें ऐसा करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम ना बोल बोल कर सोचे। अगर बोल बोल कर सोचेगा तो उसको अच्छे से वो कर पाएगा सॉल्व, क्योंकि ये मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचना होता है हमारे जो विचार होते हैं उनको क्रमिक करता है। जो दी गई समस्या होती है उसका हल ढूंढने में भी वो उसकी मदद करता है। इस तरह ये और दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 12वें नंबर का कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि इन ऑर्डर टू एड्रेस जेंडर स्टेरियोटाइप्स इन द क्लासरूम इट इज इम्पोर्टेंट टू। ऑप्शन ए है कि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, मेक क्रॉस जेंडर इंटरेक्शंस रेस्ट्रिक्ट है कि जेंडर भेदभाव चर्चा करने से बचा जाए यानी अवॉइड डिस्कशंस अराउंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा कह रहा है कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो रूढ़िवादियों को चुनौती दें और चौथा कह रहा है कि रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। तो जेंडर पक्षपात कभी हमें करना
करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जेंडर भेदभाव चर्चा करनी चाहिए, बचना क्यों चाहिए, मैं इस पर चर्चा करनी चाहिए कि क्यों किया जा रहा है। परस्पर में प्रतिबद्ध नहीं करना चाहिए। सही आंसर हमारा ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना अच्छा है ना कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जो रूढ़िवादियों को चुनौती दें। ठीक है, प्रेजेंट एग्जाम्पल्स दैट चैलेंज दूज स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमें ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जो रूढ़िवादों को चुनौती दे, जिससे कि समाज में किसी लिंग विशेष के लिए व्याप्त धारणाओं को कम किया जा सके, जबकि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित करके जेंडर भेदभाव पर चर्चा करके तथा रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात करके कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता है उसको रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करोगे। यानी आपकी जो क्लासरूम है उसमें अगर आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, एक टीचर्स के तौर पर पहला है कि मिश्रित योग्यता समूह बनाना, दूसरा है कि पाठ्यक्रम को संबद्ध करना, तीसरा है कि अध्यापक के बाल केंद्रित तरीके अपनाना, चौथा है कि विद्यार्थियों का नामकरण करना। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि पहला दूसरा सही है, कि पहला दूसरा और तीसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि दूसरा तीसरा और चौथा सही है, और चौथा कह रहा है कि दूसरा और चौथा सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा और तीसरा सही है। देखिए, पहला दूसरा और जो हमारा तीसरा है वो सही है। नामकरण नहीं करना चाहिए, मिश्रित योग्यता समूह बनाना चाहिए, पाठ्यक्रम को संबद्ध करना चाहिए, और अध्यापक के जो बाल केंद्रित तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। मेरी व्याख्या भी कह रही है कि एक टीचर के तौर पर हमें अपनी कक्षा में मौजूद जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनको अपनाने के लिए मिश्रित योग्यता समूह बनाने चाहिए, जिससे जो होते हैं सभी जो बच्चे हैं एक दूसरे से अपने जो विचार है वो साझा कर सके, एक दूसरे के साथ ग्रुप में जुड़ सकें। पाठ्यक्रम को हमें संबद्ध करना चाहिए, और अध्यापक के जो बाल केंद्रित तरीके हैं उन्हें अपनाने चाहिए, और विद्यार्थियों का नामकरण करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इनके बजाय हमें उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए और सहजता से उन्हें स्वीकार करना चाहिए, जिससे वो अपने जो डेवलपमेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि पहला है कि कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, अवॉइड डिस्कशन एंड डिबेट इन क्लासरूम। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, प्रोवाइड रिफ्लेक्शंस टाइम टू स्टूडेंट। तीसरा कह रहा है कि रटकर याद करने पर बल दिया जाए, एम्फेसिस ऑन रॉट मेमोराइजेशन। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए। सहयोगात्मक कार्य देने से क्यों बचना चाहिए, रटकर बल देने पर बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और कक्षा में चर्चा के बहस को बिल्कुल नहीं टालना चाहिए, बल्कि बहस को तो बढ़ावा देना चाहिए, जिससे बच्चे अपने जो माइंड में जो भी विचार आ रहे हैं उनको एक दूसरे के साझा कर सकें। और रटकर याद करने पर कभी बल नहीं देना चाहिए, कि रॉट मेमोराइजेशन को हमेशा गलत कहा गया है। ठीक है, सहयोगात्मक कार्य से बचना नहीं चाहिए, जबकि सहयोगात्मक कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोवाइड रिफ्लेक्शंस टाइम टू स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों को चिंतन का हमें समय देना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा और बहस में शामिल किया जाए, रटकर याद करने की अपेक्षा स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाए, जिससे विद्यार्थियों के अंदर सहयोग की भावना है वो विकसित हो जाए। ठीक है, समालोचनात्मक सोच क्या होती है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए, सूचना को एकत्र करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के साथ साथ चिंतनशील तर्कसंगत सोच का उपयोग और अपसारी चिंतन को चुनौती देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। ऑप्शन ए है परीक्षा केंद्रित, एग्जाम सेंटर। बिल्कुल गलत कह दो, कोई भी परीक्षा केंद्रित नहीं होता है, सब बाल केंद्रित होते हैं। दूसरा है मानदंड संदर्भित, तीसरा है रचनात्मक, और चौथा है मानकीकृत। तो मानकीकृत भी नहीं होता, इसको भी हटा दो। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, रचनात्मक। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि
कि अधिगम हेतु मूल्यांकन रचनात्मक होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मूल्यांकन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की प्रगति की निगरानी करने को संदर्भित करता है। ठीक है, ये छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार करके उनके प्रेरणा स्तरों को प्रोत्साहित करता है। क्या कहता है, जो बच्चों की उपलब्धियां होती है उनमें सुधार कर देता है, उनको जो प्रेरणा स्तर होते हैं उनको प्रोत्साहित करता है। यदि मूल्यांकन रचनात्मक हो तो उचित रणनीतियों के साथ छात्रों के सीखने की कठिनाइयां होती है उनका निदान होता है, उनका उपचार भी किया जाता है। ठीक है, और चलो देख लेते हैं हम असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग होता है क्या है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग है, यानी सीखने के लिए आकलन है। इसमें क्या होता है कि इसका उपयोग छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, जिसका प्रयोग उसे हम कहते हैं सीखने के लिए आकलन, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें हम रचनात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का आकलन। ये क्या होता है, इसका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर या वर्ष की अवधि के अंत में होता है। इसे योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका उपयोग कब होता है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की जब समाप्ति हो जाती है या फिर वर्ष की अवधि का जब अंत हो जाता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं और इसे हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। तीसरा होता है असेसमेंट एज लर्निंग, यानी सीखने के रूप में आकलन। ये छात्रों को स्वयं के बारे में सीखने में सक्षम बनाता है और स्व मूल्यांकन को बल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न सजातीय समूह से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को समान संजितियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। तीसरा कह रहा है कि प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कोई ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए, हमें ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान जो हो वो पैदा हो। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विभिन्न सजातीय समूह से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और जो सम्मान होता है वो पैदा हो, जबकि विद्यार्थियों को समान सजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना उनकी नकारात्मकता का भाव जो होता है वो उत्पन्न कर देगा। ठीक है, अतः बच्चों को प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित पाठ्यक्रम के बजाय शिक्षार्थी केंद्रित रचनात्मक आधारित पाठ्यक्रम के आधार पर हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए और विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर विशेष ध्यान देकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि एक प्रभावी कक्षा कक्ष का निर्माण हो सके। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं के पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल किसको प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए है मुख्य धारा, ऑप्शन बी है बहिष्करण, ऑप्शन सी है एकीकरण समाकलन, ऑप्शन डी है समावेशन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, समावेशन। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है आपका जो स्कूल है वो विभिन्न मतलब अलग अलग सुविधाओं के पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूप हैं पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है और ऐसा करके स्कूल समावेशन को प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि समावेशन बिना किसी भेदभाव के विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ एक ही स्कूल में तथा एक ही कक्षा कक्ष में बैठाकर शिक्षा देने की बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए। ऑप्शन ए है दृश्य अव्यवस्थित नोट्स, ऑप्शन बी है आवर्धक लेंस, ऑप्शन सी है बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन डी है स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख। तो बताइए क्षीण दृष्टि से जूझता है विद्यार्थी मतलब एक ऐसा विद्यार्थी से थोड़ा कम दिखाई देता है, उसके लिए हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दृश्य अव्यवस्थित नोट, ये हमें उसे नहीं देने चाहिए, जबकि बड़े आकार में छवि पाठ्य पुस्तक देनी चाहिए। स्पर्शनीय जो मतलब जब हम टच कर सकते हैं वैसे मानचित्र आलेख देना चाहिए और वर्धक लेंस भी देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए से हमें बचना चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि क्षीण दृष्टि यानी कम जो बालक जिन्हें कम दिखाई देता है ऐसे बालक
बालक ऐसे बालकों से जो जूझ रहे विद्यार्थी हैं उनके समायोजन के लिए एक अध्यापक को दृश्य अव्यवस्थित नोट्स देने से हमें बचना चाहिए, जबकि आवर्धक लेंस, बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकें तथा स्पर्शनीय मानचित्र डालें। लेकिन सभी को क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु हमें शिक्षण में प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो होते हैं वो शिक्षण की सामग्रियों और उसके अध्यापन में हमें सहजता लाते हैं, जिससे वे बिना किसी समस्या के अपने कक्षा के विद्यार्थियों के साथ समायोजित हो जाते हैं और अध्ययन का कार्य जो होता है उनका पूरा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवधान न्यूनता क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें होती हैं। दूसरा कह रहा है कि वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं। तीसरा कह रहा है कि वे किसी कार्य पर काम करते हुए आसानी से विचलित हो जाते हैं। और चौथा कह रहा है उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, दे हैव लॉन्ग एंड सस्टेन्ड अटेंशन स्पैन। उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। ठीक है, तो हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहा जो विद्यार्थी है उसके संदर्भ में एक कथन है कि उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधि होती है। ये बिल्कुल ही गलत है, जबकि उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यानी वो जो जिन्हें ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर यानी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता होती है, तो वो क्या होते हैं, वो किसी भी चीज़ को बहुत समय तक देख नहीं सकते, यानी बहुत समय तक वो उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है एकाग्र रहने में। वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं और वे किसी कार्य पर काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। ये सभी लक्षण जो होते हैं वो अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में कैसे हैं, बिल्कुल सही और से नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियों को छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया। ऑप्शन ए है त्वरण, ऑप्शन बी है समृद्धिकरण, ऑप्शन सी है प्रोत्साहन, ऑप्शन डी है संश्लेषण। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए त्वरण। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि एक स्कूल में जो एक प्रतिभावान विद्यार्थी है उसको कुछ जो श्रेणियां उनको छोड़ दिया गया और सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया गया। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्कूल में त्वरण उपागम का इस्तेमाल किया गया, यानी एक्सीलरेशन का प्रयोग किया गया है। और त्वरण होता है क्या, एक्सीलरेशन क्या होता है कि यह एक निर्देशात्मक रणनीति को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य होता है उन विद्यार्थियों की मदद करना जो ग्रेड स्तर के सीखने को मानकों को पूरा करने या उससे आगे की श्रेणी में निकल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहाँ विद्यार्थियों को डेज के अत्यधिक अवसर मिले। पहला है कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने, कॉम्पिटिटर विद ईच अदर। ऑप्शन बी कह रहा है ज्ञान का निर्माण करने, कंस्ट्रक्ट नॉलेज। तीसरा कह रहा है तथ्यों को रटकर याद करने, रोड मेमोराइजेशन द फैक्ट्स। तो सबसे बकवास है तो हटा दो, रोड मेमोराइजेशन कभी नहीं चलना चाहिए। चौथा कह रहा है कि निष्क्रिय होकर सुनना है, लिसन पैसिवली। मैंने हमेशा कहा है कि बच्चों को एक्टिव होना चाहिए ना कि पैसिव, तो ये भी हटा दो। अब पहले और दूसरे में से बताओ हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सही तो प्रतिस्पर्धा करना भी हटा दो क्योंकि प्रतिस्पर्धा करना होगा नहीं, निगेटिव में जाता है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन बी बचा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ज्ञान का निर्माण करने। ठीक है, हमारी व्याख्या भी देखो इस तरह से आप इसमें अच्छा कर सकते हैं जब आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आपको कौन से ऑप्शन हटाने, तो ऑप्शन जब हटा देंगे तो आपको पॉजिटिव ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, निगेटिव वाले आपको हटा लेने हैं और पढ़कर एक बार में अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव। हमारी व्याख्या कह रही है कि अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को ज्ञान का निर्माण करने के बहुत ज़्यादा अवसर मिले। अर्थपूर्ण अधिगम उन कार्यों को संदर्भित करता है जिसे ये बताया जाता है कि अध्यापक को अपने छात्रों में एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करने के बजाय जो सहयोग की भावना है वो विकसित करनी चाहिए। ठीक है, तथ्यों को रटकर याद करने के बजाय समझने पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए और निष्क्रिय की जगह हमेशा सक्रिय होकर सुनने का अवसर प्रदान
प्रदान करना चाहिए जिससे विज्ञ सीख सके और प्रभावी कक्षा कक्ष का निर्माण कर सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 22 नंबर का कि विद्यार्थियों को डेस्क बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी फैसिलिटेटेड टू बी डेस्क। ऑप्शन ए स्वतंत्र विचारक, ऑप्शन बी है आश्रित अधिगमकर्ता, ऑप्शन सी है निष्क्रिय अनुकरणकर्ता, ऑप्शन डी है उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी। तो इसमें भी निकालो, देखो पेशिव आ गया तो हटा दो, एक्टिव करना चाहिए। किसी पे आश्रित तो कभी होना ही नहीं चाहिए। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए स्वतंत्र विचारक। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचारक बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जेपी गिलफोर्ड थे, उन्होंने कहा था कि सोचना क्या चिंतन करना समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान से संबंधित प्रतीकात्मक व्यवहार है और विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचारक बनने के निम्न लाभ होते हैं। जैसे कि पहला लाभ है कि ये नई समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है। हमारे सामने कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम फेस कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि लक्ष्य के प्रति उन्मुख होने में सहायता करता है, हमारा जो गोल है उसको हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण में सहयोग प्रदान करता है। चौथा कह रहा है कि प्रभावी शिक्षार्थी बनने में लाभकारी होता है। पांचवा कह रहा है कि विभिन्न दृष्टिकोणों की समझ विकसित करने में भी ये लाभकारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा विकथन ए और तर्कार क्या है। अब ये हमारा अभिकथन और तर्क वाला है। हमारा अभिकथन ये कह रहा है कि शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। और तर्क कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को आमूरत विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। तो हमें सही विकल्प चुनना है इसमें से। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि ये और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ये और दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन जो हमारा आर है वो गलत है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अभिकथन ए शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क जो वास्तविक सांसारिक परिवेश से जुड़ी विषय वस्तुएं उनको सीखने में सक्षम होता है, सही है। क्योंकि क्या होता है कि छोटे बच्चे स्वयं ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में होते हैं, स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं और उनमें अनुसरण द्वारा संज्ञानात्मक ज्ञान की वृद्धि होती है जिससे कि भी किसी भी सीखने में चीज को सक्षम हो जाते हैं। जबकि तर्क आर होता है वो प्राथमिक स्तर पर विमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम होता है, उस पर बल देना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को मूर्त विषय वस्तु करके सीखने में अधिगम पर बल देना चाहता है, ये सही है। और लेकिन जो आर जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब पहला है कि विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, दूसरा है कि अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो, तीसरा कह रहा है कि अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, तो परीक्षा केंद्रित कभी नहीं होगा, बालक केंद्रित होगा। चौथा कह रहा है कि अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन, सही आंसर ऑप्शन डी है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम यानी कि जो लर्निंग होती है वो अधिक प्रभावशाली होती है जब अधिगम का स्वभाव कैसा होता है, प्रयोगात्मक होता है, एक संदर्भित रूप में हो, रचनावादी सिद्धांत पर आधारित हो, करके सीखने पर जो बल देता हो, समस्या समाधान पर बल देता हो और दूसरों को सीखने के लिए जो प्रोत्साहित करता हो। इसके साथ ही अधिगम की प्रभावशीलता तब और अधिक बढ़ जाती है जब एक स्व निर्देशित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। एक जो लड़की है रीना, वो क्या कह रही है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो देख रही है कि ऐसी सेम प्रॉब्लम कौन कौन सी वो फेस कर चुकी है, उसके इस्तेमाल पर वह उसके द्वारा वह अपने समस्या समाधान कर रही है। तो वो किस युक्ति का इस्तेमाल इसके लिए कर रही है। ऑप्शन ए है निगमन परीक्षण यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑप्शन बी है अनुरूपक सोच यानी एनालॉजिकल थिंकिंग, ऑप्शन सी है प्रक्रियात्मक स्थिरता यानी कि फंक्शनल व्यक्ति सहायक विधियां, ऑप्शन बी अनुरूपक सोच यानी एनालॉजिकल थिंकिंग।
ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो रीना है उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको जब वो सॉल्व कर रही है, उसकी मिलती जुलती जब सेम प्रॉब्लम उसको वो उद्धत करी, इसके लिए वे अनुरूपक सोच की जो है वो समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। अनुरूपक सोच दो स्थितियों और घटनाओं के बीच संबंध की समानता को देखने, उसका उपयोग करने और समझ को विकसित करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये धारणा बनाने, समस्या समाधान और समालोचना चिंतन विकसित करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन हमारा व्याकरण और तर्क वाला है। हमारा विकथन ये कह रहा है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, और तर्क कह रहा है कि त्रुटियों का अधिगम की प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता है। तो हमें सही विकल्प चुनना है। पहला है कि और दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ई ओ आर दोनों गलत हैं। ठीक है, कैसा गलत है हमारी व्याख्या भी कह रही है, जरा देख लीजिए। एक अध्यापक यानी कि जो एक टीचर है उसको विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत है। अच्छा, होता क्या है, अगर एक जो अध्यापक बालक कोई भी गलती करता है, कोई भी कितनी बड़ी भी गलती करता है, अगर इस पर बालक अध्यापक ध्यान ही नहीं देगा बालक की उन गलतियों पर, तो बहुत ही गलत होगा। ये तो बालकों के लिए तो कभी उसका जीवन ही सफल नहीं कर पाएगा। हमें उनकी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देने से विद्यार्थी और भी गलतियां करेंगे, इसलिए एक अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों यानी जितनी भी विद्यार्थी मिस्टेक करता है उन सब पर हमें ध्यान देना चाहिए और स्वयं से सही करने के अवसर भी उसे उपलब्ध करवाने चाहिए। ठीक उसी प्रकार त्रुटियों का अध्ययन की प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता, ये कथन भी गलत होता है, क्योंकि त्रुटियों के द्वारा यानी मिस्टेक्स के द्वारा, गलतियों के द्वारा ही जो बच्चा होता है वो सीखता है, और त्रुटियों का अध्ययन की प्रक्रिया में बहुत विशेष महत्व होता है, इसलिए और हमारे दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको क्यों हमारे गलत है। क्वेश्चन क्या है कि विद्यालयों का स्कूल शुड ऑप्शन है विद्यार्थियों के भावनात्मक विषय को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित करने पर ध्यान देना चाहिए। कितना बकवास ऑप्शन है। क्यों हमें विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति जो होती है उसको बिल्कुल यानी जो उसका इमोशनल स्टेट होता है उसको बिल्कुल भी अनदेखा हमें नहीं करना चाहिए, हमें उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और पहले से सीखे, ठीक है, उस पर पूरा हमें ध्यान देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा तो हमें किसी चीज को नहीं करना चाहिए, चाहे उसका सामाजिक संदर्भ हो, चाहे उसका मानसिक संदर्भ हो, चाहे उस इमोशनल कैसा भी हो। ठीक है, तीसरा है कि विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए, तो ये भी बकवास है। अनदेखा किसी भी ज्ञान को नहीं करना चाहिए, वो नया हो चाहे पुराना। तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी ही बचा और ही सही होगा। तो कैसे सही होगा कि विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए। कितना प्यारा है, जो विद्यार्थियों की कंसीडर इमोशनल स्टेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड फोकस ऑन कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू नॉलेज, और उसके नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जो पुराना ज्ञान है उसको भी हमें देखा नहीं करना चाहिए और जो नया ज्ञान है उसको भी देखा नहीं करना चाहिए, दोनों को हमें साथ साथ लेकर चलना चाहिए और उसी तरह से बच्चे का जो विकास है वो करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यालय को यानी जो स्कूल होता है उसको विद्यार्थियों की जो भावनात्मक स्थिति होती है उसके प्रति विचारशील होना चाहिए। ठीक है, और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही विद्यालयों को विद्यार्थियों की जो भावनात्मक स्थिति होती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। पहले से सीखे ज्ञान होता है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, यानी पहले से जो बच्चों ने ज्ञान सीखा उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और विद्यालयों को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ जो होता है उसको सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान का हमें सम्मान करना चाहिए, जिससे कि उनके कार्यों को, रुचियों और भावनाओं को महत्व मिल सके और वे स्वयं को विद्यालय में समायोजित महसूस कर सकें। ठीक है, और विद्यालयों को दायित्व है कि उन्हें विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति हमेशा विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण के भी अवसर उन्हें उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे भी कक्षा में सक्रिय होकर अधिगमकर्ता बन सके, यानी कि उसके पुराने ज्ञान नए ज्ञान दोनों के प्रति हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी दोनों को भी बढ़ावा देना चाहिए, किसी को भी निगेटिव नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसे दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है। पहला है कि एकल सत्व दृष्टिकोण, दूसरा है कि वार्षिक दृष्टिकोण, तीसरा है प्रवीणता उन्मुखी दृष्टिकोण, चौथा है अधिगम आशावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन है एकल सत्व दृष्टिकोण। ठीक है, इंटाइटिव व्यू।
हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम असहायता से जूझ रहा जो विद्यार्थी होता है उसकी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए जिससे मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता है। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण एकल सत्व दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है, और वार्षिक दृष्टिकोण क्या होता है? बुद्धि एक ऐसी गुणवत्ता या योग्यता है जो प्रयासों के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। प्रवृत्ता उन्मुखी दृष्टिकोण क्या होता है? ये स्वयं निर्धारित मानकों के अनुसार सीखने, कार्य करने और महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने पर बल देता है। और अधिगम आशावादी दृष्टिकोण क्या होता है? ये सकारात्मक दृष्टिकोण संसार को देखने की योग्यता विकसित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने में महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करें। इग्नोर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, बिल्कुल गलत बात है, हमें रुचियों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों को भी संप्रेषण पोषित करें। तीसरा कह रहा है बहुत सख्त, कठोर और सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करें, बहुत गलत बात है, हमें ऐसे अध्यापक नहीं नियुक्त करने चाहिए जो बच्चों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, बस अपनी ही थोपते जाएं, बहुत ही कठोर उन्हें दंड देते हो, तो ये सब नहीं करना चाहिए। चौथा कह रहा है कि पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करें, बिल्कुल गलत बात है, तो सबसे प्यारा हमारा ऑप्शन बी ही हो जाएगा कि विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, उनके अध्यापक और जो विद्यार्थी होते हैं उनके भी संप्रेषित पोषित करें। फोस्टर कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सच एज पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम के लिए यानी कि लर्निंग के लिए हमें एक सहायक वातावरण पैदा करना चाहिए, जैसे कि ये महत्वपूर्ण है कि उसके विभिन्न हिस्सेदार जैसे कि उसके माता पिता हो गए, उसके अध्यापक होंगे और जो विद्यार्थी हैं उनके बीच हमें संप्रेषण पोषित किया जाए। ठीक है, विद्यार्थियों की रुचियों को सहजता से स्वीकार किया जाए, सरल, लचीले और लोकतांत्रिक अध्यापक है उन्हें नियुक्त करना चाहिए और पढ़ाने के लिए रचनात्मक पाठ्यक्रम है उसको हमें लागू करना चाहिए, जिससे कि बच्चों में सृजनात्मकता है वो उत्पन्न हो जाए। ठीक है, सृजनात्मकता बच्चों में उत्पन्न हो जाएगी और वो उच्च तार्किक चिंतन को भी विकसित कर पाएंगे। एक सहायक वातावरण का निर्माण तभी संभव होता है जब बच्चों के लिए गतिविधि आधारित अधिगम का उपयोग करके उन्हें प्रश्न पूछने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे तथा टीसीएम यानी ठीक है टीशियम और बर्कशीट आदि का उपयोग करके शिक्षण कार्य करेंगे, जिससे कि विज्ञान को सक्रिय ग्रहण करता हमेशा पॉजिटिव होंगे, वो पॉजिटिव जो होंगे पॉजिटिवली जो होगी नॉलेज उसको ग्रहण करेंगे, ना कि पैसिवली। ठीक है, पैसिव कभी नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और एक सकारात्मक अच्छा कच का भी निर्माण हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन बी है अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, ऑप्शन सी है मानकीकृत पाठ्यक्रम और ऑप्शन डी अध्यापक का संरचनावादी उपागम। ऑप्शन सी मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, अध्यापक का संरचनावादी दृष्टिकोण, ये सभी होगा। कभी कह रहे हैं कि मानकीकृत पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है, जबकि जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है वो अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा और अध्यापन का संरचनावादी उपागम विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग करता है। ठीक है, अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा जो हमें एक संदर्भात्मक रूप में होगा और विद्यार्थी के आंतरिक कारकों से प्रेरित होगा। ठीक है, कि मैम मैथ का पेपर सॉल्व करा दीजिए, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं, तो मैथ को फटाफट आंसर ही उसके बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4.004 और 6.121 के योगफल में से 2.027 और 4.450 के योगफल को घटा दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए 3.801, ऑप्शन बी है 3.648, ऑप्शन सी है 3.441 और ऑप्शन डी है 4.044। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 3.648। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको बता दिया गया है कि इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की एक संख्या 3, 4, 6, 5 में पहले और चौथे स्थानों के अंकों को आपस में बदला जाए और दूसरे और तीसरे स्थानों के अंकों को भी आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार एक नई संख्या प्राप्त हुई है। नई और पुरानी संख्याओं का योगफल क्या होगा? ऑप्शन ए 8928, ऑप्शन बी है 7110, ऑप्शन सी है 9999 और ऑप्शन डी है 9108। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी 9108। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि संख्या जो
3465 है, इसमें पहले और चौथे अंक के साथ दूसरे और तीसरे अंक जो है उनको आपस में हम बदलेंगे तो इस प्रकार नई संख्या हमें 5643 प्राप्त होगी। अतः अभिष्ट संख्या जो 5643 प्लस 3465 है, इस तरह से 9108 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा तीसरे नंबर का कि संख्याएं 25, 34, 22, 15 और 30 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 4। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यावकाश के समय राधा की 4 सखियों ने देखा कि वह कोई चपातियां नहीं लाई हैं, इसीलिए उसकी 3 सखियों में से प्रत्येक ने उसे 1/4 चपाती और शेष सखी ने आधी चपाती उसे दी। उसके पास कितनी चपाती हो गई। ऑप्शन ए है 1 सही 1/2, ऑप्शन बी है 3/4, ऑप्शन सी है 5/4 और ऑप्शन डी है 1 सही 3/4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5/4। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि राधा है वो 4 सखियों के द्वारा राधा को दी गई जो चपातियां हैं उनका भाग इस तरह से है और 1 से 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, इस तरह से 1 + 1 + 1 + 2/4 होगा और बटा 5/4 हो जाएगा। कुल चपाती कितनी हो जाएंगे 5/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 1 अंक की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की एक संख्या और 5 अंकों की एक संख्या को जोड़ने के लिए कहा। उसने उन्हें यह भी कहा कि उपयुक्त संख्याओं में केवल अंक 1 का ही प्रयोग करना है। अपेक्षित उत्तर है ऑप्शन ए 2 1 3 4 2, ऑप्शन बी है 1 2 3 4 5, ऑप्शन सी है 4 1 2 3 5, ऑप्शन डी है 1 2 3 5 4। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि केवल अंक 1 के ही प्रयोग द्वारा 1 2 3 4 और 5 अंकों की बनी संख्या, 1 अंक की एक संख्या 1, 2 अंकों की एक संख्या 1 1, 3 अंकों की एक संख्या 1 1 1, 4 अंकों की एक संख्या 1 1 1 1 और 5 अंकों की एक संख्या 5 पर 5। ठीक है, इस तरह प्रश्न के अनुसार 1 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 हो जाएंगे और इस तरह जब हम इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 12,345। ठीक है, छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं यानी कि जो नंबर है उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। पहले से हमें इसमें दिया गया है तो ये पहले में 443 434 424 419 408 401 है, दूसरे में 443 434 419 424 401 408 है, तीसरे में 401 408 419 424 434 443 है और चौथे में 434 419 424 443 408 और 401 है। तो इसमें हमारे सही आंसर हो जाएगा ए ही हो जाएगा। 443 सबसे बड़ा, उससे छोटा 434 उससे छोटा, 424 उससे छोटा, 419 उससे छोटा, 408 उससे छोटा 401। ठीक है, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जबकि 443 इसमें में लिखा है तो बड़ा है, चलो उससे छोटा 434 हो जाएगा। फिर 419 पहले लिख दिया जबकि 424 पहले आना चाहिए था। इसमें 401 से स्टार्ट कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। फिर इसमें हमारा 443 लास्ट में दिया है, 434 पहले दिया इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत में कितनी सममित रेखाएं हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सममित रेखा वे रेखा होती हैं जो किसी भी आकृति में इस रेखा के अनुदिश मोड़ने पर दोनों तरफ के भाग जो होते हैं वो समान होते हैं, इसलिए आयत में जो सममित रेखाएं कितनी होती हैं 2 हो जाती हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसकी सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल सेंटीमीटर में क्या होगा। ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 480, ऑप्शन डी है 240। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 120। ठीक है, देखो हमारा इस तरह से इसने सॉल्व किया है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/1/3 समकोण का मान बताना है। ऑप्शन ए है 270, ऑप्शन बी है 300 डिग्री, ऑप्शन सी है 310 डिग्री, ऑप्शन डी है 330 डिग्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 300 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है 10वें नंबर का कि राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे और पदार्थ को 750 मिली माप वाली बोतलों में स्थानांतरित किया है। वह इससे ऐसी कितनी बोतलों को भर सकता है? ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 110। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 100। ठीक है, हमारी व्याख्या देखिए, यही व्याख्या हमारी देख लीजिए। ये रही 1 लीटर बराबर जो होता है वो 1000 लीटर होता है। 25 लीटर बराबर 25,000 मिलीलीटर होगा। 25 लीटर वाले 3 डिब्बों में पदार्थ की मात्रा जो होगी वो 25,000 गुणे 3 होगी। इस तरह से 75,000 मिलीलीटर हो जाएगी। 75,000 मिली पदार्थों को 750 मिलीलीटर वाली बोतलों में स्थानांतरित करेंगे और आवश्यक बोतलों की संख्या होगी 75,000/750। इस तरह से 100 बोतल हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक बढ़ई को 12 मीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में काटना है। यदि एक बार काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकेंड का समय लगता है तो इस फट्टे के 10 समान टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 18 मिनट 45 सेकेंड, ऑप्शन बी है 20 मिनट 15 सेकेंड, ऑप्शन सी है 20 मिनट 5 सेकेंड, ऑप्शन डी है 19 मिनट 35 सेकेंड। सही आंसर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है देखिए कि 12 मीटर लंबे एक फट्टे को बराबर भागों में बांटने के लिए 9 बार इसे काटना पड़ेगा। इसे 9 बार काटा है। फट्टे को एक बार काटने में समय लगा 2 मिनट 15 सेकेंड है। इस तरह से 135 सेकेंड हो गए और 9 बार जब हम काटेंगे तो 135 की गुणा कर देंगे 9 से। इस तरह से 1215 सेकेंड हो जाएंगे और 1215 सेकेंड का मतलब 20 मिनट और 15 सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 12वें नंबर का कि एक फल विक्रेता फलों को नीचे दी गई मूल्य सूची से बेच रहा है। यानी जो फ्रूट्स हैं और इनका मूल्य है, आम को 100 पर केजी, ऑरेंज यानी संतरे को 160 पर केजी, कोकोनट यानी नारियल को 40 पर पीस और एप्पल यानी सेब को 250 पर केजी है। ठीक है, इस तरह से जैन जो है उसने 2 केजी आम खरीदे, 500 ग्राम संतरे खरीदे, 500 ग्राम सेब खरीदे और 2 नारियल खरीदे। तो उसे कितने रुपए देने होंगे? ऑप्शन ए है 485, ऑप्शन बी है 385, ऑप्शन सी है 550, ऑप्शन डी है 430। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 485। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जो प्रश्नगत मूल्य है ऊपर जो मूल्य दिए गए हैं सभी का अलग अलग, तो 2 किलोग्राम जो है वो आम खरीदा है, 2 केजी आम है तो 2 गुणे 100, देखिए 100 रुपये किलो थे ना तो 200 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 500 ग्राम संतरे का मूल्य है तो 80 हो जाएंगे, 500 ग्राम सेब का मूल्य तो 125 हो जाएंगे, 2 नारियल का मूल्य है 80 और जैन द्वारा भुगतान किया गया कुल 200 प्लस 80 प्लस 125 और प्लस 80, इस तरह से 485 हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न 21, 41, 31, 51, 41, 61 डैश डैश आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली यानी पैटर्न 21, 41, 31, 91, 41, 61 डैश डैश में लुप्त संख्याएं ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 61, 71, यहाँ पे 61, 71 आएगा। दूसरा कह रहा है 91, 61, तीसरा कह रहा है 61, 81 और ऑप्शन डी कह रहा है कि 51 और 71। इसमें से कौन सी संख्या आएगी? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 51, 71। यहाँ पे कौन सा आएगा 51, यहाँ पे कितना आएगा 71। ठीक है, हमारी व्याख्या भी देख लिए कैसे हो रहा है। 21 इसमें जो 10 हमने ऐड किया तो 31 हो गया, फिर 10 ऐड किया 41, फिर 10 ऐड किया तो 51, इस तरह से 41 में 10 ऐड किया तो 51, 10 ऐड किया 61, 10 ऐड किया 71, इस तरह से एक एक छोड़ करके जो है वो ये बन रही है। ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो रीजनिंग का पूछ लिया था इसने, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि रूपक ने कुछ बीजों को अपने बगीचे में बोया और इन बीजों से पौधे बनाने के विकास को दिनों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित चार्ट में दर्शाए अनुसार रिकॉर्ड किया। ठीक है,
ये है दिनों की संख्या और यहाँ है पौधों की लंबाई सेंटीमीटर में। 0 में 0 है, 3 में 1.4 है, 6 में 5.3 है, 9 में 9.5 है, 12 में 10.3 है और 15 में आपका है 10.9। ठीक है, इस तरह से दिए हैं। तो किन 3 दिनों की अवधियों में जो पौधों की लंबाई में वृद्धि हुई है, अधिकतम और न्यूनतम। पहला है कि 3 से 6, 9 से 12, दूसरा है 6 से 9, 0 से 3, तीसरा है 3 से 6, 6 से 9, चौथा है 6 से 9 और 12 से 15। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 से 9 और 12 से 15। ठीक है, तीसरे से छठे दिन पौधों की लंबाई में वृद्धि हुई है 5.1 और 1.4 की, इस तरह से 3.9। छठवें दिन और 9वें दिन पौधों की लंबाई में वृद्धि हुई है 9.5, 5.3, 4.2 की। 12वें दिन और 15वें दिन पौधों की लंबाई में वृद्धि हुई है 10.9 और 10.3, 0.6 की। अतः स्पष्ट है कि 6.9 दिन में वृद्धि अधिकतम, 12 से 15 दिन की वृद्धि न्यूनतम थी। ठीक है, इस तरह से स्पष्ट है कि 6 से 9 दिन में वृद्धि अधिक हुई थी, 12 से 15 दिन में वृद्धि सबसे कम हुई थी। 15वां क्वेश्चन है, इसमें हमें जो है 101.01 मल्टीप्लाई 0.001 का मान बताना है। तो उसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 0.10101। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 16वें नंबर का कि ये हमारे तो पेडागोजी मैथ की आ गई है, क्योंकि 15 नंबर की जो होगी वो मैथ पूछी जाएगी और 15 नंबर की मैथ की पेडागोजी पूछी जाएगी। इस तरह से टोटल 30 नंबर मैथ में आएंगे। ठीक है, याद रखना। और क्वेश्चन कह रहा है पहला पेडागोजी का मैथ की कि एक शिक्षक ने कक्षा 1 के बच्चों को कुछ वस्तुएं दी और पूछा कि कौन सी वस्तुएं लुढ़केंगी और कौन सी वस्तुएं सरकेंगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए कि वस्तुओं को 2 समूहों में वर्गीकृत करना, ऑप्शन बी है उन्हें लुढ़काने यानी रोलिंग और सरकने यानी स्लाइडिंग की अवधारणा को समझाना, ऑप्शन सी है विभिन्न 3D आकृतियों के गुणों की चर्चा करना और ऑप्शन डी है कि किसी गतिविधि में बच्चों को संलग्न रखकर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी गतिविधि में बच्चों को संलग्न रखकर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि एक जो टीचर है उसने कक्षा 1 के बच्चों को कुछ वस्तुएं दी हैं और बच्चों से पूछा है कि इसमें से कौन सी वस्तुएं लुढ़केंगी और कौन सी वस्तुएं सरकेंगी। तो इसके लिए प्रत्यु जो गतिविधि है वो वस्तुओं को लुढ़कने वाली वस्तु तथा सरकने वाली वस्तु में उन्हें वर्गीकृत करना, उन्हें बताना कि लुढ़कने यानी कि रोलिंग और वस्तु सरकने यानी कि स्लाइडिंग करने वाली वस्तु की अवधारणा को समझाना, विभिन्न 3D आकृतियों के गुणों के बारे में चर्चा करना, जैसे कि बेलन है, शंकु है, गोला है, घन है, घनाभ है, इन सब के बारे में। जबकि उपयुक्त प्रश्नानुसार किसी गतिविधि में बच्चों को संलग्न रखना, कक्षा में बनाए रखना नहीं है, तो उपयुक्त नहीं पूछा तो वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किसमें अवधान मिला। लर्निंग विदाउट वार्डन फॉर द फर्स्ट टाइम रिसीव्ड सम अटेंशन इन। ऑप्शन ए कोठारी कमीशन जो कि 1964 से 1966 तक रही थी। दूसरा हमारा है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आई थी। एस्पायर समिति जो 1993 में आई थी। और ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में आया था। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, एस्पायर समिति 1993। हमारा आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है इन परीक्षाओं टेस्ट की व्यक्ति निष्पत्तमक बनाती है। ऑप्शन बी है इन परीक्षाओं टेस्ट को केवल कम आबादी पर ही संचालित कर सकते हैं। ऑप्शन सी है बहुत अधिक रूप से पक्षपाती होते हैं। ऑप्शन डी है बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दे नॉट गिव एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटी, यानी कि बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है, मानकीकृत परीक्षाओं टेस्ट के लिए शब्द को उपयुक्त यही कथन हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि एक मानकीकृत परीक्षण का कोई भी वह रूप जिसमें सभी परीक्षार्थियों को समान प्रश्नों के उत्तर देने के लिए या प्रश्नों के एक सामान्य बैंक से प्रश्नों का चयन करना होता है। मानक या सुसंगत तरीके से स्कोर किया जाता है जो व्यक्तिगत छात्रों या छात्रों के समूह में सापेक्ष प्रदर्शन की तुलना करना संभव बनाता है। ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। ये कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं यानी टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि
एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकाशित करता है, यानी कि वो 6 - 3 = 4 करता है, 6 + 4 = 10 करता है, 2 + 7 = 9, 9 + 7 = 3 करता है। तो उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, ऑप्शन बी है समानुपातिकता, ऑप्शन सी है पश्चुगामी गिनती करना यानी कि काउंटिंग बैकवर्ड, ऑप्शन डी है संख्याक और संख्याओं का बोध। देखो इसमें इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों देखनी पड़ेगी क्योंकि हिंदी के वर्ड्स इतने डिफिकल्ट आते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वाला सही है कि नहीं है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काउंटिंग बैकवर्ड यानी पश्चुगामी गिनती। देखो इसने क्या किया है, 6 - 3 कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन इसने 4 कर दिया है। 6 + 4 = 10 सही है। 7 और +2 यानी 7, 8, 9 बिल्कुल सही है। 9 + 7 3, 9 7 8 9 कितने होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन 3 कर दिया यानी कि इसकी जो माइनस करने की है वो कम है। वाला तो ठीक है पर माइनस वाला इसने गलत किया, यानी काउंटिंग बैकवर्ड इसने क्या है पीछे की तरफ जो इनका काउंट करना होता है नहीं जो घटाना है वो उसने गलत किया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा काउंटिंग बैकवर्ड। ठीक है, पश्चुगामी गिनती करना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा व्याख्या करिए कि बच्चों द्वारा योग और घटाव की प्रक्रिया, बिल्कुल सेम नहीं, योग और घटाव की प्रक्रिया दी इस बच्चे द्वारा गलत अवधारणा पश्चुगामी गिनती यानी गिनती करने का अर्थ है कि पीछे गिनना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या के पीछे की ओर गिनना, घटाना। देखिए क्या वो इसने गलत किया है। 6 में से 2 घटाए तो 4 बचते हैं और 9 में से 6 घटाए तो 3 बचते हैं। और इसने क्या कर दिया, 6 में से 3 घटाकर 4 कर दिया, 9 में से 7 घटाकर 3 कर दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन करने के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? ऑप्शन ए है गणितीय दक्षता के पृथक संगठनों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। ऑप्शन बी है जो महत्वपूर्ण है उसे माप कीजिए, उसे मापिए और उसे नहीं जो मापने में सरल हो। ऑप्शन सी है गणितीय समझ के आकलन में खुले सिर वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। और ऑप्शन डी है आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणितीय दक्षता के पृथक संगठनों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। तो कौन सा गणित में आकलन करने के लिए सबसे कम प्रासंगिक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिलेवेंट फॉर असेसमेंट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन होता है? तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, गणितीय दक्षता के पृथक संगठनों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण विभिन्न पहलुओं के। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि गणित में आकलन के प्रासंगिक पहलू हैं। गणितीय समझ के आकलन में खुले सिर वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा है कि गणितीय आकलन में शिक्षक विद्यार्थियों का गणित विषय का आकलन पर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जो होता है वो प्रदान करता है। तीसरा है गणितीय आकलन का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का मापन करना है, ना कि सरल मापन का। चौथा है कि गणितीय दक्षता के पृथक संगठनों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल कम प्रासंगिक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा? ऑप्शन ए है बच्चों को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना। ऑप्शन बी है अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की यानी हर दिन की पाठ्य योजना में गणितीय पहलुओं और आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसी सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करती हैं। ऑप्शन सी है हमारा शिक्षक शिक्षिका खेल के मैदान में गणित का शिक्षण करा रही है। और ऑप्शन डी है बच्चों को वीडियो गेम्स खिलाना सिखाना क्योंकि ये गणितीय चिंतन को बढ़ावा देता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवधारणाओं के निर्माण के लिए शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन के पाठ्य योजना में गणितीय पहलुओं और आकृतियों, पत्थर, डंडियों जैसी सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करता है या करती है। तो इसने हमसे ये पूछा था कि प्राथमिक स्तर पर यानी 1 to 5 के लिए प्राइमरी लेवल पर गणित शिक्षण यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा। मान लीजिए 1 to 5 के बच्चे हैं और मैं शिक्षिका या फिर कोई आप में से कोई शिक्षक होंगे तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे, तो कैसे पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स के बच्चों को? खेल के माध्यम से। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है कि हम निर्माणों के प्रतिदिन की पाठ्य योजना में गणित की पहेलियां, आकृतियां, पत्थर, डंडियों इन सब से उनको खेल को सम्मिलित करेंगे जिससे वो आसानी से सारी चीजें सीख सकें। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।
कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित से जुड़े गणितीय खेल का उपयोग सबसे अच्छा उदाहरण बच्चों में गणितीय अवधारणाओं का निर्माण हेतु शिक्षकों प्रतिदिन की पाठ्य योजना में गणितीय पहलुओं और आकृतियों पत्थरों डंडियों की सामग्री का उपयोग करके इनको खेल में सम्मिलित करना चाहिए। आगे हमारे 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 का पेपर, तो 1 to 5 से ही हमारे पूछे जा रहे हैं कि गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से ये अवसर उपलब्ध होने चाहिए। देखो पेडागोजी में आपके यही होता है कि कोई भी सब्जेक्ट होता है तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा था वो आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है, तो वहीं आपके माइंड से आपको क्वेश्चन देने होते हैं। ऑप्शन ए है इस प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होगा। ऑप्शन बी है अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देना। ऑप्शन सी है गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना और ऑप्शन डी है औपचारिक कलन विधि का अभ्यास करना। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना। देखो प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना ये हमें शामिल करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय विषय वस्तु और अवसाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से दिए कथन के अर्थ को निरूपित करता है या फिर करते हैं। ऑप्शन ए शिक्षक को प्रश्नों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए हमारे टीचर्स को कि केवल जो ओरल प्रश्न है वो ही उनसे पूछने चाहिए बोल बोल कर। दूसरा कह रहा है कि सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए, जितनी भी हमारी पाठ्य पुस्तकें उनका किसने हिंदी भाषा में अनुवाद कर देना चाहिए। तीसरा है कि पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि विद्यार्थियों और समुदाय की अवस्थाओं के मुताबिक जो विद्यार्थी और समुदाय उनकी आवश्यकताएं उसके अनुरूप हमें अपनी पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना चाहिए। और चौथा है पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला दूसरा सही है, दूसरा है कि चौथा सही है, तीसरा है कि दूसरा तीसरा सही है, चौथा है कि तीसरा चौथा सही है। तो इसमें हमारे से आंसर हो जाएगा तीसरा चौथा। इसमें से हमारे जो 4 दिए गए थे इसमें से तीसरा चौथा सही था। तो व्याख्या कह रही है कि स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में क्या निरूपित करती है। पहला कि पाठ्य पुस्तकों जिसने हमारी जो पुस्तकें हैं उसको इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदायों को आवश्यकताओं के मुताबिक जो कि हमारे विद्यालय की जो भी हमारे समुदाय की आवश्यकताएं हों उसके अनुरूप हों। दूसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए, यानी कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो संदर्भ और आवश्यकता है उसके अनुसार में क्या करना चाहिए वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 5 के विद्यार्थियों को जो भिन्नों जैसे 3/10, 7/10, 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा जाता है तो उसने 3/10 बराबर 1.3, 7/10 बराबर 1.7, 15/10 बराबर 2.5 लिखता है। इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण कौन सा होगा। ऑप्शन ए कक्षा में उसका लापरवाह रवैया है। ऑप्शन बी है व्यंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है या लगा रही है। तीसरा है बी अलग प्रकार की गणितीय कलन विधि का उपयोग करा रहा है या कर रही है। चौथा है कि गणित से डरा हुआ है या हुई है तो यह कृति कर रहा है या कर रही है, मतलब लड़का लड़की दोनों के लिए इसने लगा रहा है। तो वो क्या बताइए जो उसने किया है अपने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया तो उसने क्या किया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वे अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है या लगा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या कह रही है कि कक्षा 5 के विद्यार्थी जब भिन्नों में 3/10, 7/10 और 15/10 को दशमलव संख्याओं में बदलते हैं तो इस प्रकार वे 3/10 1.3, 7/10 1.7, 15/10 2.5। इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण ये है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा छोटा छोटा बच्चा है वो सारी मिस्टेक्स में ये मिस्टेक कर रहा है कि वह अंश और हर को जोड़ के दशमलव को संख्या प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीच में लगा रहा है क्योंकि इस बात का उसे इतना भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली विधि सर्वाधिक उपयुक्त है।
ऑप्शन ए है हस्तकौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें जिनको विभिन्न तरीकों से बराबर समूह में बांटे और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें। ऑप्शन बी है अलग अलग शेषफल मिलने पर आधारित विभाजन की केवल 2 अंक की समस्याएं दें। तीसरा है कि श्याम पट्ट पर 1 या 2 विभाजन के प्रश्नों को हल करें और वांछित संबंध दर्शाएं। और चौथा है कि संबंध को प्रमाणित करने के लिए गुणन वियोग का उपयोग करें। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। हस्तकौशल सामग्री जैसे कंकड़, गेंद, टोकरों इत्यादि का उपयोग भाज्य के रूप में करें जिनको विभिन्न तरीकों से बराबर समूह में बांटे और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा कह रहा है व्याख्या से शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को समझने के लिए सर्वविदित उपयुक्त विधि यह है कि हस्तकौशल सामग्री कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाज्य के रूप में करें जिनको विभिन्न तरीकों से बराबर समूह में बांटे और विद्यार्थियों को वांछित संबंध समूह स्थापित करने दें। जैसे कि 51 टोकनों को 8 बच्चों में बराबर की संख्या में बांटने पर कितना शेष टोकन बचेगा। बच्चों द्वारा प्रक्रिया 8 में बराबर की संख्या में बांटे गए टोकन 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 बराबर 48। तो 51 - 48 बराबर 3 शेष बचेंगे। 8 बच्चों में 6 समान टोकन बांटने पर 3 टोकन शेष बचेगा। अब उनको ये बताना है कि शेष हमेशा भाजक से कम होता है, इसे भाजक 8 बचेंगे। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड होता है। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बेन हेले देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ में। बेन हेले आज से करके जाना अच्छे से। बेन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण की बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणधर्म के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। दूसरा है कि स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रमेयों के निगम से संबंधित होता है। तीसरा कह रहा है कि बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। चौथा कह रहा है कि इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन सम ज्यामितीय आकृतियों की परिभाषा से संबंध होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बेन हेले के अनुसार बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। यानी कि बच्चे होते हैं वो ज्यामितीय आकृतियों को उनका जैसा स्वरूप होता है, उनकी जैसे दिखावट होती है उसके आधार पर उन्हें पहचानने में सक्षम होते हैं। ठीक है, बेन हेले हमारी व्याख्या कह रही है तो बेन हेले के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। व्याख्या इसकी थोड़ी देख लो, इससे अच्छे से आपको इसके बारे में पता चल जाए। बेन हेले ने ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के 5 स्तर दिए हैं। तो सबसे पहले बेन हेले ने ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के कितने आधार दिए हैं। सही हो जाएगा 5 कौन से लेवल ओ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। देखो अच्छा इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो कैसे पूछे जाते हैं, सबसे कहेगा कि बेन हेले ने ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के कितने स्तर दिए हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारे 5 दिए हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। तो पहले में क्या है तो छूसीकरण है यानी विजुअलाइजेशन है। दूसरे में क्या है विश्लेषण है यानी कि एनालिसिस है। तीसरे में है औपचारिक यानी फॉर्मल एडुकेशन। 5वें में दृढ़ता यानी कि रिगर। ठीक है, इसमें बच्चे सिर्फ वस्तुओं को उनकी आकृतियों के स्वरूप और दिखावट के आधार पर वस्तुओं को पहचानने में सक्षम होते हैं। जैसे कि समोसे की आकृति को देखकर त्रिभुज बताना, बिस्किट की आकृति को देखकर आयत बताना, रोटी की आकृति को देखकर वृत्त बताना। लेवल 0 में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं किसी की आकृति को देखकर बता सकते हैं। जैसे कि उसने समोसे की आकृति देखा, कहेगा भैया ये त्रिभुज आकार की है। बिस्किट की देखा, कहा ये कैसा है, आयत का है। रोटी की देखी कितना ये वृत्त की है। ठीक है, फिर हमारा विश्लेषण में आ जाता है। पहले वाले क्या कहता है, इसमें बच्चा आकृति को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर देता है। बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है। लेकिन पहली में आकर वो क्या करता है कि 2 वस्तुओं के बीच में जो अंतर होता है उसको भी बताने लगता है। ठीक है, वर्ग और आयत में अंतर करना वो शुरू कर देता है। दूसरे में यानी देखो पहले दूसरे का मतलब है 0 पहला दूसरा तीसरा चौथा होगा, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। लेवल 2 में अनौपचारिक निगमन में कह रहा है कि इसमें बच्चा आकृतियों के बीच संबंध है। दूसरे में तो वो संबंध बनाने लगता है। तीसरे में इसमें बच्चा आकृतियों का सूत्र ढूंढने लगता है और सूत्र। और चौथे में क्या कहता है अपने से ज्यामितीय चिंतन के वस्तुएं भी बना लेता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र और बच्चों की श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय निश्चय नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए CPDM का
करने का सुझाव दिया। CPD का अर्थ क्या है? सेंट्रल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है कोर प्रिंसिपल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है करिकुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD। ठीक है, हमारे में क्या थी? CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, लेकिन ये CDP नहीं है, ये CPD है और ये मैथमेटिक्स में है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम के लिए। CPD यानी कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और CPD यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वो CPD में है और ये मैथ में है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राष्ट्र और के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है फुल फॉर्म, 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए CPD जैसे ऑप्शनों को आरंभ किया गया है। CPD का अर्थ होता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि सतत व्यवसायिक विकास शिक्षकों को उनके क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ बनाए रखने में मदद करता है। इसका अर्थ है कि वे आज के छात्रों के लिए अधिक प्रासंगिक पाठ प्रदान कर सकते हैं। यह उन्हें नए कौशल और तकनीक विकसित करने की भी अनुमति देता है, जो समग्र रूप से बेहतर शिक्षक बनने में मदद मिलेगा। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन विद्यार्थियों की समस्या विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार उपचारिक शिक्षण की योजना बनाने में डैश की सहायता करता है। ऑप्शन ए शिक्षकों, ऑप्शन बी है माता पिता अभिभावकों, ऑप्शन सी है शिक्षक अधिकारियों, ऑप्शन डी है स्कूल निरीक्षक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षकों। मूल्यांकन इस विद्यार्थियों की सामान्य और विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार उपचारिक शिक्षण की योजना बनाने में शिक्षकों की क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है NCERT के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? ऑप्शन ए 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना, ऑप्शन बी है पूर्ण समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, तीसरा है कि जोड़ की अवधारणा और गुणन तक विस्तारित करना, और चौथा है कि 2 अंक की संख्या में अंक के स्थानीय मान अवधारणाओं को गुणन तक विस्तारित करना। आगे कह रहा है कि NCERT के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों में अधिगम का प्रतिफल है 1 से 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना, बिना पुनर्समूहीकरण 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, किसी 2 अंकीय संख्या में अंक के स्थानीय मान को पहचानना, जोड़ की अवधारणा का अर्थ जोड़ घटाव गुणा भाग के नाम से करना। NCERT के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों गणितीय अधिगम प्रतिफल के लिए विकल्प सी सत्य नहीं है। ठीक है, हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाना है और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। मूर्त के अधिगम सिद्धांत को किस मौलिक प्रकार का उपयोग कर रहा है? ऑप्शन ए है अमूर्त, ऑप्शन बी है दृश्य मापिता आइकॉनिक, ऑप्शन सी है विद प्रदर्शन एक्नेक्टिव, ऑप्शन डी है सांकेतिक सिंबॉलिक। से आंसर हो जाएगा हमारा दृश्य मापिता यानी आइकॉनिक। कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त चित्र बनाने उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया है, तो ये हमारा दृश्य मापिता यानी आइकॉनिक को दर्शाता है। ठीक है, तो आगे हमारा कह रहा है कि कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ द्वारा भिन्न को दर्शाने के लिए वृत्त का चित्र बनाना, जो कुछ भाग को छायांकित करना श्री जोसेफ बुनर के दृश्यों को दर्शाता है। तो इसके 3 सिद्धांत दिए गए। पहला है हमारा सिद्धांत अभिप्रदर्शन, दूसरा है दृश्य मापिता, तीसरा है सांकेतिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 30वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी इनमें से हमारा कौन सा कथन हमारा ठीक नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है, दूसरा है आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है, तीसरा है कि एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, और चौथा है किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा गद्यांश, हम गद्यांश पढ़ लेते हैं कि कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा क्या है कि वहाँ से भीलों से मिला जो अपना दुखड़ा सुनाने दूर दूर से बड़ी संख्या में आए थे। मुझे बताया गया कि मक्का वहाँ की मुख्य फसल है जो पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसका नतीजा है कि अभी से वहाँ अन्नाभाव की
अन्न भाव की ऐसी स्थिति हो गई है कि भील पत्तों और पेड़ों की छालों को खाकर गुजर बसर कर रहे थे। उनके बीच कार्य कर रहे एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि अब वे अपने मवेशी मारने लगे हैं। इसका मतलब हुआ है कि यदि अभी पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर ढोर डंगर नष्ट किए जाते हैं तो भारवाही पशुओं की कमी हो जाएगी, जिसका असर अगले मौसम की खेती पर भी पड़ेगा। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिला जिन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र के ठीक बाहर खुली जगह में जहां अच्छी रबी उपज की उम्मीद थी, टिड्डियों ने आकर काफ़ी फसल बर्बाद कर दी और उसके ऊपर पाला पड़ा, जिससे और भी क्षति हुई। गद्यांश के अनुसार ठीक है, ये हमारा गद्यांश था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार भील अपने मवेशी क्यों मार रहे थे। ऑप्शन ए है कि मवेशियों की संख्या अधिक हो गई थी। ऑप्शन बी था मवेशी नियंत्रण से बाहर हो गए थे। ऑप्शन सी है मवेशी फसलें खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। और चौथा कह रहा है कि मवेशियों को मारना उनकी परंपरा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फसलें खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी, इसीलिए ये जो भील थे वो अपने मवेशी मार रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारवाही पशु का अर्थ है। ऑप्शन ए है भार ढोने वाला पशु, ऑप्शन बी है भारी पशु, ऑप्शन सी है दूध देने वाला पशु और ऑप्शन डी है जंगली पशु। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, भार ढोने वाला पशु ही भारवाही पशु कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों के बाहर क्या घटना घटी। ऑप्शन ए है कि फसल सूख गई, ऑप्शन बी है टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दी, ऑप्शन सी है फसल लहला रही थी, ऑप्शन डी है टिड्डियों ने घरों पर हमला कर दिया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दी। आगे क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का कि मवेशी न बचने पर क्या होता। ऑप्शन ए है कि अगले मौसम की फसल के लिए पशु मिल जाते, ऑप्शन बी है अगले मौसम की फसल के लिए समय से जुताई व बुवाई ना हो पाती, ऑप्शन सी है अगले मौसम की फसल सामान्य ना होती, ऑप्शन डी है मौसम की फसल अच्छी होती। इसी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगले मौसम की फसल के लिए समय से जुताई व बुवाई ना हो पाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का कि टिड्डियां हैं, मतलब टिड्डियां क्या है। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है गुणवाचक संज्ञा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा। जो टिड्डियां है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। हमारी व्याख्या कह रही है कि टिड्डियां जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब इस तरह के शब्द जिनसे एक ही प्रकार की वस्तुओं का या फिर व्यक्तियों का बोध हो तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि नदी, मनुष्य, घर आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि ज्ञात का विलोम है। तो बताइए जो ज्ञात है उसका विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है अज्ञान, ऑप्शन बी है अज्ञात, ऑप्शन सी है अजय, ऑप्शन डी है जान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अज्ञात। ज्ञात मतलब जो जानता हो, अज्ञात मतलब जो नहीं जानता हो। तो ज्ञात का विलोम होगा ज्ञात, ज्ञान का विलोम होगा ज्ञान, जे का विलोम होगा जे। ठीक है, परिचित का विलोम होगा अनजान। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ढोर ढंगर से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है पंछी, ऑप्शन बी है जंगली पशु, ऑप्शन सी है पशु पंछी, ऑप्शन डी है पशुधन। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, पशुधन। ठीक है, ढोर ढंगर से आश्रय है कि पशुधन। और ये सब हमारे व्याख्या में गद्यांश में ये सारे शब्द गद्यांश में प्रयोग किए गए थे। ठीक है, 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार भीलों की मुख्य फसल है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है चावल। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मक्का। गद्यांश के अनुसार भीलों की मुख्य फसल जो थी वो मक्का थी। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि अन्नाभाव का अर्थ है। ऑप्शन ए है अन्न का भाव, ऑप्शन बी है अन्न का अभाव, ऑप्शन सी है अन्न और भाव, ऑप्शन डी है अन्न का उत्पादन। अन्नाभाव का अर्थ होता है अन्न का अभाव। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अन्नाभाव यानी अन्न का अभाव। अगला क्वेश्चन हमारा काव्यांश है। देखो 5 क्वेश्चन हमारे गद्यांश के पूछे गए, 5 काव्यांश से पूछे जाएंगे और 5 हिंदी के। ठीक है, और 15 नंबर की पेडागोजी। इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे। तो हमने गद्यांश देख ही लिया है, क्वेश्चन देख लिए, पद्यांश देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनिए। ठीक है, हमें पद्यांश पढ़ना है,
हमें एक काव्यांश पढ़ना है और इसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारा पद्यांश कह रहा है, हमारा काव्यांश कह रहा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नीत चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, ये हमारा पद्यांश था और इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन बताना है कि जब व्यक्ति असफल हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है दूसरों की निंदा करना, ऑप्शन बी है चैन से न बैठना, ऑप्शन सी है अपनी कमियों को जानना, ऑप्शन डी निरंतर प्रयास करना चाहिए। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरों की निंदा करना। जब व्यक्ति असफल हो जाए तो हमें दूसरों की निंदा कभी भी करनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असफलता को अपनी हार नहीं मान लेना चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए। ये कथन ऑप्शन ए है असत्य है, ऑप्शन बी है अप्रामाणिक है, ऑप्शन सी है पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन डी है असंतः सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णतः सत्य है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि असफलताओं को अपनी हार नहीं मान लेना चाहिए और बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए। कथन पूरी तरह से सत्य है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि किन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती। ऑप्शन ए है जो संघर्ष करते हैं, ऑप्शन बी है जो जयकार करते हैं, ऑप्शन सी है जो दूसरों की कमियां देखते हैं, ऑप्शन डी है जो रात भर सोते नहीं है। तो किन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जो वे व्यक्ति जो संघर्ष करते हैं उनकी कभी भी पराजय नहीं होती। ठीक है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में पराजय को विजय में परिवर्तित करने का क्या सूत्र बतलाया गया है। ऑप्शन ए है कि जब तक सफल न हो जाए तब तक अन्न त्याग दो, ऑप्शन बी है जब तक सफल न हो जाए तब तक समस्त कार्य त्याग दो, ऑप्शन सी है कि जब तक सफल न हो जाए तब तक चैन से न बैठना, और ऑप्शन डी है कि जब तक सफल न हो जाए तब तक मैदान में न जाना। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसमें कहा गया था कि जब तक सफल न हो जाए तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 14वें नंबर का कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। ऑप्शन ए है सफलता, ऑप्शन बी है स्वीकार, ऑप्शन सी है असफल, ऑप्शन डी है असफलता। तो बताइए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। उपसर्ग जो है जो स्टार्टिंग में लगते हैं, प्रत्यय जो है लास्ट में लगते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है असफलता। इसमें जो आ है वो उपसर्ग है और जो यहाँ पे ता लगा है लास्ट में वो प्रत्यय है। तो आ प्लस सफल प्लस ता यानी इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। ठीक है, जो हमारी व्याख्या भी कह रही है जरा देख लेते हैं कि असफलता शब्द में आ उपसर्ग और ता प्रत्यय है यानी वह शब्द। ठीक है, इसमें मूल शब्द जो है वो सफल है, अतः असफलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों। उपसर्ग क्या होते हैं कि वह शब्द आरंभ में जोड़े जाते हैं, जैसे कि विनाश में बी प्लस नाश, उपकार में उप प्लस कार, प्रसिद्ध में प्रा प्लस सिद्ध। ठीक है, प्रत्यय वे होते हैं जो किसी के अंत में जोड़े जाते हैं, जैसे कि लेखक में लेख प्लस अक, तैराक में तेर प्लस आक और देनदार में देन प्लस दार। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सफल शब्द है। ऑप्शन ए है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण और ऑप्शन डी है संख्यावाचक विशेषण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। जो सफल है उसमें जो सफल है ये जो सफल शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन व्याख्या भी देख लेते हैं। सफल शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण होते क्या हैं? जिन वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव, दोष आदि का लक्षित हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि नया, उजाड़, गोल, लाल, दुबला, माला इत्यादि। ये सब जो है हमारे गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद जो होता है वो परिमाण बोधक होता है, किसी वस्तु की नाप या तोल का बोधक होता है, जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना इत्यादि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 16वें नंबर का कि निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ऑप्शन बी है भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, ऑप्शन सी है भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है और ऑप्शन डी है प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। सही आंसर हमारा हो जाएगा भाषा जो होती है वो व्यवस्थाओं की व्याख्या, ये कथन सही है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वे पढ़ने का प्रयास कर रही है, इसे किस रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन ए है कि कूट भाषा में बदलना एनकोडिंग, ऑप्शन बी है अर्थ ग्रहण के लिए पठन, ऑप्शन सी है कंठस्थ करना, ऑप्शन डी है अर्थोपन करना, डिकोडिंग। तो बताइए एक बालिका, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी अर्थपन करना यानी कि डिकोडिंग। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है, अतः उसे अर्थापन रूप में जानना चाहिए। अर्थापन क्या होता है कि किसी गूढ़ पद या वाक्य का अर्थ लगाना या बताना, ये कहना कि इसका अर्थ है ये है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थी को अंतःक्रिया करने एवं एक दूसरे को समझने की दृष्टि से अपने घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन ए है द्विभाषावाद, ऑप्शन बी है भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग, ऑप्शन सी है बहुभाषावाद, ऑप्शन डी है समूह कार्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुभाषावाद। ठीक है। हमारा व्याख्या कह रही है कि कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए अध्यापिका विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने और एक दूसरे को समझने की दृष्टि से अपने घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता दे रही है। यहाँ पर अध्यापिका भाषा अंतरण और बहुभाषावाद युक्ति का प्रयोग कर रही है। अच्छा, मतलब में जो ऑप्शन बी और सी है वो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी इसमें तो आपको बोनस मार्क्स पे मिले होंगे। इस वाले एग्जाम में बोनस मार्क्स मिले थे क्योंकि दोनों सही का भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेज और बहुभाषावाद दोनों कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वें नंबर का कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन सी बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 5 वर्ष। ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि जो है वो 5 वर्ष है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 5+3+3+4 के डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रावधान किया जाए जो 3 वर्ष से स्टार्ट होकर 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा बस 2005 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? ऑप्शन ए है कि जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, ऑप्शन बी है गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, ऑप्शन सी है बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, और ऑप्शन डी है बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बच्चों के साथ बातचीत करते समय अक्सर माँ द्वारा बोली जा रही भाषा बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्शों पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खोजती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना चाहिए? ऑप्शन ए है आरंभिक साक्षरता, ऑप्शन बी है कार्यात्मक साक्षरता, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास का भाग है, ऑप्शन डी है संख्या बोध का विकास। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए आरंभिक साक्षरता। ठीक है। व्याख्या भी कह रही है कि बालिका ने अभी आकार या फिर प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को आरंभिक साक्षरता के रूप में जाना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क विकास के अन्य पहलुओं पर जो ध्यान होता है वो केंद्रित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि पहला है कि बच्चे एक साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं, और दूसरा है कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, तीसरा कह रहा है कि भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है, चौथा कह रहा है कि भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। तो बताइए, हमारा पहला ऑप्शन है कि ए और सी सही नहीं है, दूसरा है कि बी और डी सही नहीं है, तीसरा है कि बी सी और डी सही नहीं है, और चौथा है कि ए और डी सही नहीं है। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी और डी सही नहीं है। ठीक है। इसमें जो बी और डी वाला है वो सही नहीं है, यानी कि जो प्रथम भाषा होती है द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, बिल्कुल गलत बात है। किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालती है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था, इसीलिए दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि नहीं वाले पूछे थे। जबकि भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है, ये भी गलत है। किसी भी भाषा में कोई निपुणता प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा कि बच्चे एक साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं और भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती हैं। और इसने ना वाला पूछा था, इसीलिए हमारा
हमारा दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है तथा भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। दोनों कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है, जबकि अन्य सभी कथन भाषा अधिगम के बारे में सही हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि, शब्दों और उसके स्वाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है टॉप डाउन मॉडल, ऑप्शन बी है मिश्रित मॉडल, ऑप्शन सी है गुणात्मक उपागम, ऑप्शन डी है बॉटम अप उपागम। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉटम अप उपागम। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा 5 का जो विद्यार्थी है अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि, शब्दों और उसके बाद समग्र विचार बिंदुओं की ओर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को बॉटम अप उपागम कहते हैं। क्या कहते हैं इस उपागम को? बॉटम अप उपागम। ठीक है, बॉटम अप उपागम होता है क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है। यह ध्वनियों से शब्दों, वाक्यांशों, खंडों तथा अन्य व्याकरणिक तत्वों तक जाने वाले पाठ की व्याख्या करने पर केंद्रित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर का कि एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के मुड़कन गीत टंग ट्विस्टर करवाती है। वह शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाहती है? ऑप्शन ए है कि श्रवण, वाचन और उच्चारण, ऑप्शन बी है वाचन और पठन, ऑप्शन सी है उच्चारण और ऑप्शन डी है समावेशित रूप से सभी कौशल। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चारण। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जो एक अध्यापिका यानी कि जो टीचर है वो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के जिह्वा मुड़कन गीत यानी टंग ट्विस्टर है वो करवाती है, शिक्षार्थियों को उच्चारण सिखाना चाहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है, यानी वो बताना है जो सही नहीं है, नहीं ना पर ध्यान देना। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में गलत हो जाता है। पहला है कि संकेत भाषा की व्याकरण होती है, दूसरा है कि संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, तीसरा है कि संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है और चौथा है कि संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमसे गलत पूछा है तो हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला हमारी व्याख्या है कि संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, युक्त कथन भाषा संकेत के बारे में सही नहीं है, जबकि अन्य सभी कथन संकेत सही हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका कक्षा में दो के जोड़ों में काम करवा रही है। वे 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक विद्यार्थी दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने हैं। वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए है हमारा पारस्परिक श्रुतलेख, ऑप्शन बी है अनुच्छेद श्रुतलेख, ऑप्शन सी है श्रवण कार्य, ऑप्शन डी है लेखन कार्य। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए पारस्परिक श्रुतलेख। ठीक है, हमारा पारस्परिक श्रुतलेख ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम, दूसरा है कि पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को समुन्नत करने की भारत सरकार की रेल योजना, तीसरा है कि विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में एकता को समुन्नत करने का कार्यक्रम और चौथा है कि विद्यालय शिक्षा द्वारा भारत की प्राकृतिक सांस्कृतिक परंपरा और इतिहास का अन्वेषण। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा से बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इन प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाना चाहिए? ऑप्शन ए है संकल्पनात्मक आकलन, ऑप्शन बी है रचनात्मक आकलन, ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो आकलन, ऑप्शन डी है सतत आकलन। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त आंकड़ा नहीं जो ऊपर दिया गया आकलन है वो इन प्रक्रियाओं को पोर्टफोलियो आकलन के रूप में जाना चाहिए। और संकल्पनात्मक आकलन क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य किसी कोर्स की समाप्ति के बाद विद्यार्थियों की अधिगम उन्नति और उपलब्धियों को ज्ञात करना होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है?
पहला है कि कार्यालयी भाषा, दूसरा है सहकार्यालयी भाषा, तीसरा है जुड़ाव लिंग भाषा और चौथा है राष्ट्रीय भाषा। जाएगा ऑप्शन ए कार्यालयी भाषा। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की प्रस्तुति कार्यालयी भाषा है। संविधान के आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है। ठीक है, तीसरा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से भिन्न है। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है। उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा। दूसरा कह रहा है कि उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसकी विद्यालयी भाषा अधिगम व्यवधान डालेंगी, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि कभी कोई भाषा व्यवधान नहीं डालती है बल्कि वो तो सहायक होती है। ठीक है, अगला वो तो सहायक होती है। अगला देख लेते हैं कि वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी 2 भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकती है। और चौथा कह रहा है कि उसे अवसर दिया जाए तो वह सभी भाषा सीख सकती है, ये भी सीख सकती है। नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा कि ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त भाषा यानी जो ऊपर भाषा दी गई उसमें अधिगम के संबंध में उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसकी विद्यालयी भाषा अधिगम में जो है वो व्यवधान डालेंगे। ये कथन गलत है, जबकि अन्य सभी कथन अधिगम के बारे में सही है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी वीडियोज़ बना रखे हैं, ना देखे होंगे तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। मैं ऑलरेडी इसकी प्ले लिस्ट बना रखी है। साथ ही आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 के नाम से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको सारे प्रीवियस ईयर के शॉर्ट्स मिलते रहें। ठीक है, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलते रहे एग्जाम से रिलेटेड। सारी कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। सुबह 10 बजे हमारी करंट अफेयर्स देखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर लाइक दिस वीडियो, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।